हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, जिसको हम यूथ पब्लिकेशंस बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इसके हम सारे MCQs कंप्लीट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। यह टॉपिक हमारे सभी एग्जाम में जिनमें GS GK आता है उनके लिए ज़रूरी है। यह SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध यदि 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो दूसरे का होगा 4.7 किलो ओम। यदि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है तो एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? 4.70 किलो ओम। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह घट जाता है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहा जाता है जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फर इत्यादि अर्धचालक हैं और अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोधकता घट जाती है। तो अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम होती है लेकिन अचालकों से ज़्यादा होती है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम और सल्फर। ये अर्धचालक गर्म करने पर क्या होते हैं? इनका प्रतिरोध घट जाता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का है तीसरा नियम। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उल्लेखनीय है कि न्यूटन ने गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला जड़त्व का नियम है, दूसरा संवेग का नियम है और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे। इसमें प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था संवेग का नियम और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चलता है तो नाव को क्या करना पड़ेगा? उसे किनारे से दूर को बढ़ने लगेगी। जैसे वह किनारे पर आएगा और नाव पीछे हट जाएगी। गति के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है। यदि वह किनारे चले तो नाव किनारे से दूर जाएगी। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नाव में खड़े व्यक्ति का किनारे की ओर चलने पर बल लगाने से उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया द्वारा लगने वाला बल नाव को किनारे से दूर ले जाएगा। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? तो यदि कोई कार है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक समान चल रही है तो उस पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा? वह शून्य होगा। उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा होगा, शून्य परिणामी बल होगा, शून्य के बराबर। गति के न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम के अनुसार F=ma। यदि कोई वस्तु या पिंड किसी पथ पर एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, अर्थात उस पर कोई भी बाह्य कार्य नहीं करेगा। वह गति का आदर्श स्थिति होगी जिसमें परिणामी बल शून्य होगा। सामान्यतः गति करते हुए किसी भी पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है जिसका प्रभाव पिंड की गति पर पड़ता है। तो न्यूटन के द्वारा जो गति विषयक नियम दिए गए थे उसमें जो दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है? F=ma। यदि कोई पिंड है किसी पथ पर एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसका क्या होगा? त्वरण शून्य हो जाएगा, कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करेगा। इस गति को आदर्श स्थिति होगी और इसमें परिणामी बल है वह शून्य होगा, अर्थात गति करते हुए किसी भी पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है और इसका प्रभाव पिंड की गति पर पड़ता है। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन कैसे चल रही है? वह आगे गतिवर्धन के साथ चल रही है, गतिवर्धन के साथ चल रही है आगे की ओर। एक समान गति में सामान्यतः सिक्के और गाड़ी की गति समान होती है। गति में निरंतर वृद्धि, त्वरण एवं गतिवर्धन के कारण गाड़ी तो आगे बढ़ जाती है पर सिक्का पूर्व अवस्था में ही रह जाने के कारण पीछे गिरता है। तो यदि एक समान कोई चील चल रही है, चील या
चीज़ चल रही है, गाड़ी, ट्रेन, कुछ भी चल रही है, तो सिक्का और गाड़ी में क्या होगी, गति एक समान होगी। यदि गति में निरंतर वृद्धि के कारण गाड़ी तो आगे बढ़ जाती है, यदि निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है, मतलब क्या होगा, गति वर्धन हो रहा है, तो सिक्का क्या होगा, पूर्व अवस्था में रह जाने के कारण वह पीछे गिर जाएगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। यह किसका कारण होता है, तो यह होता है गति का जड़त्व। क्या होता है, गति का जड़त्व। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिरता का जड़त्व और दूसरा होता है गति का जड़त्व। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो या वह एक सरल रेखा में समान वेग से गति कर रही है तो वह उसकी विराम अवस्था या फिर एक समान गति अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाहर लगाया जाएगा। कार या ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति कार ट्रेन में एकाएक चलने देने पर पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो गति का जो जड़त्व का नियम है वह दो प्रकार का होता है, एक स्थिर जड़त्व का नियम, एक होता है गति का नियम। जड़त्व के नियम के अनुसार क्या है, तो यदि कोई वस्तु है वह विराम अवस्था में है या फिर वह एक सीधी रेखा में एक समान वेग से गति कर रही है, तो जो विराम अवस्था वाली वस्तु है और या फिर जो गति समान वस्तु है वह अपने अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाहर ना लगाया जाए। कार या ट्रेन में बैठे हुए कोई भी यात्री ट्रेन में एकाएक चलने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, जो यात्री का शरीर होता है उसका निचला हिस्सा तो गाड़ी के संपर्क में होता है और गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु जो ऊपरी हिस्सा होता है वह जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रह जाता है। फलतः जो यात्री का शरीर होता है वह ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है, यह गति का जड़त्व कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, तो कोई व्यक्ति यदि ट्रेन में या गाड़ी में बैठा है तो वह उसके संपर्क में है उसका नीचे वाला हिस्सा, तो उसके कारण वह उसमें गति आ जाती है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वह जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रह जाता है, विराम अवस्था में रह जाता है और वह यात्री का शरीर पीछे या जो ऊपरी हिस्सा होता है वह पीछे की ओर झुक जाता है और इसे क्या कहा जाता है, गति का जड़त्व कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है उसका न्यूटन ने आविष्कार किया था, प्रतिपादन किया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था और इन्होंने कहा था कि जब दो पिंड हैं वह जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है, तो उस दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। F=G(m1m2)/r2। इसमें सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है g, जो का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो हवा में होती है केवल गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा के कारण चलती हैं। हवाएं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है, किसी वस्तु उससे गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उससे उसकी गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो गति के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी कि =12 mv²। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो जो वायु शक्ति है विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा नियम है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत में चेंज हो जाती है गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो स्थिति विज्ञान संबंधित है हमारी विराम की स्थिति से, स्टैटिक कंडीशन से संबंधित है स्थिति विज्ञान। स्थैतिकी एवं स्थिति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें भौतिक वस्तुओं पर लगने वाले बल या आघूर्णों की उपस्थिति में उनके स्थैतिक संतुलन या विराम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो स्थैतिक स्थिति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उन पर लगने वाले बल और आघूर्ण की उपस्थिति में जो स्थैतिक संतुलन है विराम की स्थिति है उसका अध्ययन किया जाता है। बल गुणनफल होता है किसका, तो F=ma होता है, तो m मतलब द्रव्यमान और v वेग नहीं त्वरण, एसिलरेशन, मास एवं एसिलरेशन होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर को बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के समानुपाती होती है। बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण और F=ma।
बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन होता है और उसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना हो जाएगा, तो 100 को डिवाइड कर दो 6 से, तो आ जाएगा जो कि आएगा 16.17 न्यूटन। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का मात्र 1/6 होता है। अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर यदि 100 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार कितना हो जाएगा, 16.7 न्यूटन हो जाएगा। निम्न कथन पर और उनसे निकले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहले आता है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में और चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? तो निष्कर्ष होगा, तो पहले हम कारण ही मतलब पढ़ लेते हैं ना। तो कोई भी भरी हुई गाड़ी है, उसको चलाने में उसके चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत हमें उसको धक्का देने में लगती है। मतलब वो विरामावस्था में खड़ी है लेकिन हमें उसको चलाना है तो पहले ज़्यादा ताकत लगेगी, फिर वो धीरे धीरे धड़कती जाएगी। कारण क्या है? तो किसी चलायमान वस्तु का भार कम हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा मतलब पहला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलते लगते हैं, तो नहीं। एक बार गाड़ी चलने पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, तो हाँ ये सही है कि एक बार गाड़ी चल गई तो फिर उसका घर्षण कम हो जाता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल या ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत या बल की से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने पर उसका घर्षण कम होता है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो कार या फिर साइकिल होती हैं उसमें जो बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, भाई क्या करते हैं, तो पहिया और धुरी के बीच में सहसंपर्क का प्रभाव क्षेत्र घटा देते हैं। क्या करते हैं, जो इफेक्टिव एरिया है व्हील और एक्सेल को रिड्यूस कर देती है। तो क्या पहिया और जो धुरी के बीच में संपर्क का प्रभावी क्षेत्र है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। साइकिल और कार में जो बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है वह पहिया और धुरी के बीच में जो संपर्क के प्रभावी क्षेत्र होता है उसको कम कर देती है, जिससे घर्षण में कमी हो जाती है और साइकिल और कार की गति बढ़ जाती है। अब आता है, एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श एवं ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच में फिसलना शुरू करती है और उस पर ऐसा करते हुए वह एक ऊर्ध्वाधर तल पर ही रहती है। फिसली हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा जो अनुरेखित पथ है उसका क्या कहा जाएगा? तो उसके द्वारा जो पथ का प्रयोग किया गया है उसे कहा जाएगा एक वृत्ताकार पथ, सर्कुलर पाथ कहा जाएगा। जैसे कि देखो, ये है हमारी लकड़ी की सीढ़ी, ये है कमरे की दीवार और ये है फर्श, ये कमरे की दीवार और ये है फर्श। यदि ये फिसलना ऐसे ऐसे प्रारंभ करती है तो इसके द्वारा जो फिसली हुई सीढ़ी है उसके मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति है उसके द्वारा अनुलेखित जो पथ है वह कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो जल में उसका भार क्या होगा? तो उसका भार होगा 0। कितना होगा? 0 होगा। यदि भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो उस जल में उसका भार कितना होगा? 0 होगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए जल या द्रव्य के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे को या गुब्बारे में जल भरा जाता है और फिर गुब्बारे को जल में रख दिया जाता है तो जल में गुब्बारे का भार 0 हो जाएगा। अतः mg - mg = 0। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? यदि भारहीनता की अवस्था है तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोल हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान 0 हो जाता है और जो कैंडल उसकी लौ कैसी हो जाएगी? गोल हो जाएगी। भारहीनता कैसी होती है? तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की 0 स्थिति। भारहीनता वह अवस्था होती है जबकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है। भारहीनता वह अवस्था होती है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। हम जानते हैं कि पिंड का भार W = mg होता है, जहाँ m बराबर द्रव्यमान और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है। फिर ऊपर की ओर भेजी जाने वाली वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर देता है।
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एकदम से समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या होगा, जो वस्तु है वह भार शून्य हो जाएगा परंतु उनका द्रव्यमान वही रहेगा, मतलब भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, मतलब भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। किसी वस्तु का भार W = होगा, जहाँ पर G शून्य है तो W भी शून्य हमें दिखते हैं। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर हो या उसका द्रव्यमान वही रहेगा, चंद्रमा पर हो तो भी उसका द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन भार चंद्रमा पर उसके पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा। तो भार परिवर्तित होता है हर ग्रह में अलग अलग, लेकिन उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान में दुगनी कर दी जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा। तो यदि पृथ्वी और सूर्य है उनके बीच की दूरी को हम दोगुना कर देते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य द्वारा लगाया गया उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसको दोगुना कर रहे हैं तो उसका बल भी शायद 4 गुना अलग हो जाएगा, है ना। तो वह अब जितना था पहले उससे चौथा भाग हो जाएगा, मतलब 4 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी को दोगुनी कर दिया जाता है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह 1/4 भाग हो जाएगा। F मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, F = G m1m2/r²। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह क्या है, एक केंद्रीय बल है क्योंकि F = क्या होता है 1/r²। r यदि हम 2 कर देते हैं, 2r कर देते हैं, डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि जो पीसा की मीनार है वो क्यों नहीं गिरती, तो उसका एक मेन कारण है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जो जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन है वह तल के अंदर से रहती है। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वह तल के अंदर से रहती है। कोई वस्तु तभी तक स्थिर रह सकती है जब तक कि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर जाती है। पीसा की झुकी हुई मीनार ना गिरने का यही कारण है कि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके तल से होकर गुजरती है और यह स्थिति जो स्थायी संतुलन की स्थिति उत्पन्न करती है। किसी वस्तु का भार क्या है, तो कोई भी वस्तु है उसका भार होता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी वस्तु का भार होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा है वहाँ पर सबसे कम होता है। ध्रुवों पर वस्तु का भार mg होता है और पृथ्वी के केंद्र में वस्तु का भार 0 होता है। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे होगा, तो किसी पिंड का अधिकतम भार होगा हमारे वायु में, सबसे ज़्यादा वायु में होगा। चारों ऑप्शन में जो वायु है, जल है, हाइड्रोजन है, निर्वात में है, ऐसे भार सबसे ज़्यादा किसमें होगा, वायु में होता है। किसी पिंड का भार कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, तो ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी के और कम भूमध्य रेखा पर। विषुवत रेखा पर से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो पिंड के भार में बढ़ोतरी होती जाती है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार न्यूनतम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य हो जाता है, भारहीन हो जाता है और अंतरिक्ष में पिंड का भार शून्य या भारहीन हो जाता है। लोहे की गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है और अंतरिक्ष में वह जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 किलोग्राम हो जाएगा। अंतरिक्ष में और केंद्र में क्या होता है, 0 हो जाता है। लोहे की गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार शून्य हो जाएगा क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण g शून्य हो जाता है और लोहे की गेंद भारहीनता की स्थिति में होगी और g का = हो जाएगा 0 और इसका भार भी कैसा हो जाएगा, 0। भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल जल किस दबाव पर रहता है, तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण जल किस दबाव पर रहता है, 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है, 1/3 एटमॉस्फेयर पर रहता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 1/3 एटमॉस्फेयर दबाव पर रहता है, एटमॉस्फेयर दबाव पर रहता है। किसी सतह पर दबाव उस सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल के बराबर होता है। किसी भी क्षेत्र पर या सतह पर लगने वाला दबाव होता है उस एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। प्रेशर या दबाव बराबर क्या होता है, बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब कोई वस्तु
ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, तो कोई वस्तु जब ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में अपरिवर्तित होता है, उसका भार में परिवर्तन नहीं होता। आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को यदि ऊपर से गिराया जाता है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि द्रव्यमान और उसमें लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल या त्वरण अपरिवर्तित रहते हैं। जब एक लिफ्ट में खड़े हैं, यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया क्या होगा, तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। जब लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से नीचे आते समय वह शून्य होता जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगती है तो उसकी स्थिर व्यक्ति को उसके भार में बढ़ा हुआ महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होता है। यदि दुर्घटनावश जो लिफ्ट का तार है वह टूट जाता है तो वह एक मुफ्त पिंड की भांति गुरुत्वाकर्षण G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिर जाता है और इस दशा में उस व्यक्ति की स्थिति अपने भार शून्य हो जाएगा या प्रतीत होगा। भारहीनता की अवस्था होगी। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे चलती है तो व्यक्ति को अपने भार में कुछ परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। नीचे दिए गए कथन में तो कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। पहला आता है, विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर होता है। तो ये सही है कि भार हर बहुत सारी जगहों पर बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। दूसरा, गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ऊंचाई से नहीं बढ़ता बल्कि अक्षांशों से बदल जाता है कि ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है विषुवत रेखा पर। किसी पृथ्वी पर उसकी ओर आकर्षित करती है जिससे जो पृथ्वी है नहीं, किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये भी सही है। कोई वस्तु है तो उसका भार वह बल होता है जिससे कि जो पृथ्वी है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर या दुर्बल बल होता है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक दुर्बल बल है, जब तक उस पर ज़्यादा द्रव्यमान ना हो तब तक ये बिल्कुल एकदम दुर्बल है। गुरुत्वीय बल प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मौलिक बलों में से एक है। यह एक आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है और इसमें द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। यह ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है। इसका परास अनंत होता है तथा यह प्रकृति का एक ऐसा बल है जो कि बहुत दूरी से काम करता है। तो ये क्या है, इसका परास क्या होता है, अनंत होता है और प्रकृति में एक ऐसा बल है जो कि बहुत दूरी से भी काम करता है, किंतु यह क्या है, कमजोर बल है। परंतु जब वस्तुओं की द्रव्यमान बहुत अधिक होता है तो यह बल अधिक प्रभावी हो जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित रहता है या परिवर्तित होता रहता है। ऊंचाई बढ़ने पर इसका मान घटता है ना कि बढ़ जाता है, तो इसलिए गलत था। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थिति में समान जबकि भार W = mg गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वह एक परवलयीय वक्र का आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पैराबोलिक कर्व के रूप में बन जाएगा, परवलयीय वक्र का आकार ले लेगा। समतल सड़क पर एक समान त्वरण की गति से करने वाले टैंकर में उपस्थित तेल का मुफ्त तेल पृष्ठ तनाव के कारण परवलय आकार का ग्रहण कर लेगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो यदि हमें किसी वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है तो हम करेंगे A = v - u/t t से ज्ञात किया जाता है। गति का जो प्रथम नियम है उसमें v = u + at से ज्ञात करेंगे। यदि हम at को इस साइड लेकर आएंगे तो v - u हो जाएगा और यदि हम t को वापस भेज देंगे तो एक्सीलरेशन = हो जाएगा v - u/t और वेग है उसके परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाती है तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। जी का मान क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। 1% त्रिज्या कम करने से गुरुत्वाकर्षण बल 2% बढ़ जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, तो कोई पत्थर है हम चांद की सतह से पृथ्वी पर ला रहे हैं तो उसका भार है वह बदल जाएगा लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा।
जब किसी वस्तु को हम चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पर लाते हैं तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है, परंतु उसका जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। भार सदैव गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है। भार इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पर वस्तु का भार mg होगा और चंद्रमा पर वस्तु का भार mg डिवाइड बाय 6 होगा। नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? जो नैनो द्रव होते हैं उनका महत्वपूर्ण गुण होता है उनका घर्षण या फ्रिक्शन। नैनो कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर होता है, जिसका मुख्य कण घर्षण होता है। मुख्य गुण क्या होता है? घर्षण होता है। इसमें कणों का उपयोग चिकित्सा, रक्षा अनुसंधान संस्थान में किया जाता है। नैनो मीटर के स्तर पर प्रयोग होने वाली तकनीक को नैनो तकनीक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत होता है। व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु का द्रव्यमान यदि 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण g इज इक्वल टू 10 mg पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g डिवाइड बाय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे और ये बचेगा। अच्छा, द्रव्यमान वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। भार में परिवर्तन होता है ना कि द्रव्यमान में। तो किसी भी ग्रह या उपग्रह के गुरुत्व त्वरण का प्रभाव किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं पड़ता। इसका प्रभाव केवल उसके भार पर पड़ता है। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बढ़ने पर भार बढ़ जाता है और कम होने पर उसका जो भार है वह कम हो जाता है। तथा चंद्रमा पर 100 किलोग्राम की कोई वस्तु है तो वह 100 किलोग्राम ही रहेगी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर भार का लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में इसका भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष में 0 हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान से 1/6 होता है या 6वां भाग होता है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है। अंतरिक्ष में व्यक्ति भारहीनता की स्थिति में होगा। अंतरिक्ष में व्यक्ति का मान है वह भार उसका 0 हो जाएगा। W इज इक्वल टू mg होगा और अंतरिक्ष में g का मान 0 होता है। व्यक्ति का भार m इंटू 0 और 0, और व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में 0 हो जाएगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? तो कोई भी पिंड है उसको हम चंद्रमा से पृथ्वी पर ला रहे हैं तो उसका 1/6 उसका भार हो जाएगा, है ना, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा और उसका मान या जो मात्रा है द्रव्यमान है वह अपरिवर्तित रहेगी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का 1/6 है। किसी भी पिंड को चंद्रमा से यदि हम पृथ्वी पर स्थानांतरित करते हैं तो उसका भार बढ़ जाएगा, परंतु उसकी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने के लिए 1.25 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूमता है और चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही हमें पृथ्वी से दिखता है। 60 या फिर 59% भाग ही पृथ्वी से दिखता है। जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार क्या हो जाएगा? उसका भार घट जाएगा। चंद्रमा पर पृथ्वी से लेके गए हैं ना, तो वहाँ पर उसका भार घट जाएगा। जब कोई वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है, परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार mg और चंद्रमा पर इसका भार होता है m इंटू g/6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाहन क्या? तो एक कोई तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से यदि कोई 4 पहिया वाहन जा रहा है तो वह क्या करेगा? बाहर की ओर फिसलेगा और बाहर की ओर धीरे धीरे निकलता चला जाएगा और अंदर के पहियों पर वह उल्टा हो जाएगा, है ना, उठलेगा और बाहर की ओर वह खिसक जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र से कार्य करता है और उससे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री बल कहा जाता है। इस बल के अभाव में वस्तु है वह वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती। tan थीटा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर से और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर जी के। इसमें जो थीटा है वह अभिलंब से झुकाव है और आर क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, वी क्या है, किसी भी गाड़ी का वेग है। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ के बाहर की ओर फिसलने लगेगी, परंतु घर्षण बल के कारण यह घर्षण बल भीतर की तरफ कार्य करता है, जो कि अभिकेंद्री बल प्रदान करता है उसको, जिससे कि गाड़ी अंदर के पहियों पर उल्टेगा, जिससे बचने के लिए तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर सड़क का बाहरी हिस्सा अपेक्षाकृत ऊंचा बनाया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों में दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण बताने हैं हमें इसमें, है ना। तो लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, पहला, और इसका कारण क्या है, तो लोहे का सापेक्ष घनत्व है, जो आपेक्ष घनत्व है पारे के आपेक्ष घनत्व से अधिक होता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये तो गलत ही बोला है। लोहे का गोला है पारे पर तैरता है लेकिन जल में डूब जाता है, इसका कारण क्या होता है, पारे का जो अपेक्षाकृत घनत्व होता है वह लोहे के अपेक्षाकृत घनत्व से कम होता है और जो जल का अपेक्षित घनत्व होता है वह उससे अधिक होता है पारे का घनत्व, इसलिए वह डूब जाता है। तो पारे में लोहे का गोला क्या होगा, पारे में तैरता है क्योंकि पारे से उसका अपेक्षित घनत्व कम होता है, और वह पानी में क्या होता है, डूब जाता है क्योंकि पानी के अपेक्षित घनत्व से लोहे के गोले का घनत्व ज़्यादा होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है, तो कोई वस्तु है उसकी मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित होगा, उसका अपरिवर्तित होगा उसका घनत्व, जबकि भार, आयतन और द्रव्यमान तीनों ही बदल जाएंगे। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन, वॉल्यूम, वेट, मास, भार और द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन किसी वस्तु का घनत्व है कोई परिवर्तित नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रत्येक वस्तु का घनत्व नियंत्रित रहता है और यह तभी परिवर्तित होता है जब आयतन परिवर्तित होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन से घनत्व परिवर्तित हो जाता है। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन और भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, W इक्वल टू mg। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर जल में मिला दिया जाता है तो असंतृप्त चीनी का घोल तैयार होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, इसमें कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, उसका आयतन नहीं बदलेगा, जबकि द्रव्यमान, घनत्व और सांद्रता दोनों ही बदल जाएंगी। 100 ग्राम चीनी को यदि हम आधा लीटर जल में घोल पर तैयार करके विलयन में मिलाते हैं तो इससे उसके द्रव्यमान में आवश्यक परिवर्तन होते हैं। द्रव्यमान में इसका परिवर्तन घनत्व को भी प्रभावित करता है। सांद्रता का संबंध अवयव की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः यह भी परिवर्तित हो जाएगी, किंतु जो आयतन है वह किसी भी स्थान को घेरने की माप होती है और यह कभी नहीं बदलता आयतन। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात वह गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए यह धीमी होती है, क्यों हो जाती है वह धीमी, क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण कहा जाता है। तो कोई बल्लेबाज है वह के द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ देर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है और गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा में विपरीत घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। क्यों हो जाएगा, तो उसका त्वरण क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समय 3 सेकंड लग रहा है और वेग उसका 0 है, मतलब प्रारंभिक वेग हम 0 मानेंगे और अंतिम वेग क्या हो जाएगा उसका, तो हम इसका फॉर्मूला रख देंगे v इज इक्वल टू यू इंटू ई टी। इसमें प्रारंभिक वेग है 0 और समय और उसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, तो उसका जो प्रणोद आवर्तकाल है वह बढ़ जाएगा। लड़की के खड़े हो जाने पर उसका जो गुरुत्व केंद्र है वह ऊपर उठ जाएगा और घूर्णन बिंदु से दूरी कम हो जाएगी। लड़की के खड़े होकर झूले से गुरुत्व केंद्र के ऊपर उठ जाने से उसका प्रभावकारी लंबाई में कमी हो जाएगी, जिससे उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल t है और ये 2 पाई
रूट में L डिवाइड बाय G होगा, और L क्या है, उसका प्रभावी लंबाई है, कम होगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, भी कम हो जाएगा। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी पिंड के मामले में समय t में विस्थापन d का विचरण निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो ये कर रहा है हमारा E ऊपर। तो विराम अवस्था शून्य से गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S इज इक्वल टू हाफ GT² है, या Y इज इक्वल टू AX² के समान होता है, जो कि परवलय का समीकरण है, पैराबोल का समीकरण है। अतः स्पष्टतः गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में एक का रेखाचित्र सही प्रदर्शित होगा। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो कोई भी साधारण यंत्र है वह किसी व्यक्ति की सहायता करता है क्या, का कोई भी काम को समय से कम करने में। कम बल का प्रयोग करके उतना ही मात्रा में काम करने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साधारण यंत्र कम बल का प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करने के लिए सहायक होता है या सहायता ली जाती है। एक मनुष्य इस नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछे खिसक गई, और नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, तो यह है 10 गुना। कितना है, 10 गुना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका द्रव्यमान m है और नाव का द्रव्यमान n है। नाव प्लस व्यक्ति के कूदने से पूर्व संवेग कितना है, दोनों को मिला के हम बताएंगे 0। कूदने के उपरांत उनका संवेग कितना होगा, तो m इंटू 5 माइनस n इंटू 0.5। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा हमारा कितना, 10 गुना। किसी इलेक्ट्रिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुंज होता है, तो क्या होता है, इसमें क्रिस्टलीय दोलित होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलीय दोलित होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुंज होते हैं, वो भी क्रिस्टलीय दोलित इलेक्ट्रिक घड़ी या लोलक घड़ी दोनों में समान रूप से लगने वाला पुंजा या पुर्जा होता है। इस यंत्र के कारण इलेक्ट्रिक या फिर लोलक घड़ियां सही समय को निर्देश करती हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, जो स्फटिक क्रिस्टल होता है उसका कार्य क्या होता है, दाब विद्युत प्रभाव से संबंधित होता है। दाब विद्युत प्रभाव से संबंधित होता है। घड़ी में प्रयुक्त होने वाला स्फटिक क्रिस्टल दबाव विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। दबाव विद्युत प्रभाव के कारण ही घड़ियों में लगने वाले जो स्फटिक क्रिस्टल होते हैं वह चमकते हैं। इससे रात के अंधेरे में घड़ियों में समय देखना संभव हो पाता है। स्फटिक क्रिस्टल के अतिरिक्त घड़ियों में रेडियम का प्रयोग भी किया जाता है। यह प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी वस्तु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुक्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में लोलक घड़ियों की जो लंबाई होती है वह बढ़ जाती है, जिससे कि दोलन करने में समय अधिक लगता है और बढ़ जाता है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से दोलन के समय भी बढ़ जाता है, अर्थात ऊष्मीय प्रभाव से या ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ियां सुक्त हो जाती हैं। क्योंकि T इज इक्वल टू होता है 2 पाई √L डिवाइड बाय G। T आवर्तकाल है, L उसकी प्रभावी लंबाई है और G क्या है, उसका गुरुत्वीय त्वरण है। लोलक की कार्य अवधि क्या होती है, जो लोलक है उसकी कार्य अवधि होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक द्वारा मध्य स्थिति के दोनों ओर एक चक्कर लगाने पर लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो कोई भी दोलन है, एक मध्य स्थिति के दोनों तरफ चक्कर लगाने के समय को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। इसे T से प्रदर्शित किया जाता है, उसका मात्रक होता है सेकंड। लोलक का आवर्तकाल T इज इक्वल टू होता है 2 पाई √G डिवाइड बाय L डिवाइड बाय G। तो इसमें T क्या है, उसका आवर्तकाल है। जब कुएं से बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आने पर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम होता है, पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो वह अपने भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस बल का उत्प्लावन बल
या उत्प्रेक्षण कहते हैं। जब पानी की बाल्टी ऊपर आती है तो उत्प्लावन बल समाप्त हो जाता है और बाल्टी भारी महसूस होने लगती है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। जो हमारा प्रेशर कुकर है उसके अंदर जो उच्चतम तापमान का अनुभव होता है वह क्यों होता है? ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। वायु के द्रव्य बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। यदि वायु का दबाव बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ जाएगा और दबाव घटने पर क्वथनांक कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में वायु का जो दबाव होता है बढ़ जाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और प्रेशर कुकर में जो भोजन होता है वह वाष्प के ताप से पक जाता है। इसके अंदर का जो उच्चतम ताप है वह ऊपर के केंद्र या छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए भार पर निर्भर करता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही गिर जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी हो जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर उसके जो दाब होता है वह क्रमशः कम हो जाता है और ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव और पेन के अंदर के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर की जो स्याही होती है वह दाब अधिक होने के कारण बाहर की ओर निकल जाती है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट कार्य करता है हमारे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट के अंदर ईंधन के जलने से उत्पन्न गैसें निष्कासन के विपरीत दिशा में रॉकेट का संचालन करती हैं। गैस जिस वेग से निकलती हैं ठीक उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट भी गति करता है, जो कि न्यूटन का तीसरे नियम पर आधारित होता है। रॉकेट के संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करते हैं? जेट इंजन होते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आधुनिक विमान में मुख्यतः जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। जेट इंजन की खोज फ्रैंक हीटर के द्वारा की गई थी। जेट इंजन यान नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में बड़ी सरलता से और आसानी से उड़ते हैं। इसका क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? तो जेट इंजन होते हैं वह स्ट्रेटोस्फेयर में बड़ी सरलता से उड़ते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो पहला, नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में बादल एवं पानी का वाष्प नहीं होता। तो ये सही है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है उस पर न बादल होते हैं न पानी होता है। नीचे के जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें लंबी रूपी हवाएं भी नहीं होती। जो लंबी रूपी हवाएं होती है वो भी नहीं होती। तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे। निचले समतापमंडल स्ट्रेटोस्फेयर में जेट यान जो है वह बड़ी सरलता से आसानी से उड़ जाते हैं क्योंकि नीचे जो समतापमंडल में बादल पानी की वाष्प नहीं होती और ऊर्ध्वाधर हवाएं भी नहीं होती। एक बुलेट ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर दागी जाती है। वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर t1 समय लेती है। वहां से जमीन पर पहुंचने पर उसे t2 समय लगता है। उस दशा में निम्नलिखित में क्या सही होगा? तो t1 इज इक्वल टू होगा t2। गोली पृथ्वी पर उसी कोण या उसी वेग से वापस आ जाती है जिस कोण या वेग से उसे प्रक्षेपित किया जाता है। अर्थात जितने समय में ऊपर जाएगा उतने ही समय में वापस आ जाएगी। ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय बराबर होगा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम 1/4 कम कर देते हैं तो उससे अधिकांश संभावना किस बात की होगी? यदि कोई भी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम 1/4 कम कर देते हैं तो क्या होगा? तो हमारे वर्ष की जो अवधि है वह कम हो जाएगी, जल्दी जल्दी घूमेगा हमारी पृथ्वी। तो केपलर के ग्रहों की गति के नियम के अनुसार किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग उस वस्तु के सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात t² इज इक्वल टू KR/Q। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाती है तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वह भी कम हो जाएगा और t² इज इक्वल टू KR/4 और होल Q। हमारे वर्ष की अवधि भी कम हो जाएगी। मानव शरीर का भार क्या होता है? तो मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है और वह केंद्र पर शून्य हो जाता है। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और मानव शरीर पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। G इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय R²। RE क्या होगा? पृथ्वी की त्रिज्या। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? तो जो
पानी है उसकी सतह अपरिवर्तित रहेगी। यदि पानी से भरे हुए बीकर है, उस पर एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा दिया है, उसके बर्फ़ के पिघलने के पश्चात जो पानी की सतह है वह अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि तैरते बर्फ़ द्वारा घेरा गया जो आयतन है पिघलने के पश्चात प्राप्त पानी के आयतन के बराबर ही होगा। बीकर में पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है, क्योंकि बर्फ़ आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। कितना होगा? 4 डिग्री पर अधिकतम होगा। अधिकतम द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है और उसका घनत्व घट जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि जो बर्फ़ है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यह अपने आयतन के अनुसार जल के आयतन को विस्थापित कर देती है। बर्फ़ कणों में वायु होने के कारण उसके कण का घनत्व पानी से कम होता है, जिस कारण से वह पानी पर तैरती है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भार समुद्र की सतह से ऊपर होगा? तो यह होगा 1/9। शुद्ध जल के बर्फ़ में परिवर्तन होने पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसका घनत्व जल के घनत्व का 1/9वां भाग होगा। अतः शुद्ध जल में बर्फ़ का घनत्व 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पल्लवी बर्फ़ दिखाई देती है। जल के ऊपर बर्फ़ का केवल 1/9 भाग और पल्लवी बर्फ़ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है, क्योंकि समुद्री जल लवणीय होता है, इसलिए लेकिन इससे निर्मित जो बर्फ़ होती है वह लवणीय नहीं होती, बल्कि वह शुद्ध होती है। चूँकि प्रश्न में हमें समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग की सतह पर ऊपर का भाग पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, जो कि क्या है? 1/9। जब पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है उसका आयतन। जब पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन घट जाता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो किसी भी जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। सबसे ज़्यादा होगा 277 केल्विन पर। जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है और इसका घनत्व अधिकतम होता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक करने पर इसका घनत्व कम हो जाएगा और ताप केल्विन में जो होता है वो कितना होता है? 277 केल्विन 4 डिग्री पर। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है? जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है तो ये बताता है कि ना तो ऊर्जा सृजित की जाती है और ना ही समाप्त होती है। ऊर्जा संरक्षण का मूल सिद्धांत है, इसके अनुसार ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है और ना ही विनाश की जा सकती है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में से परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इससे होगी द्रव्यमान। तो कोई भी पदार्थ है उसके संवेग एवं वेग के अनुपात से भौतिक राशि परिवर्तित हो जाएगी तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। संवेग p है तो v इंटू m द्रव्यमान है और v वेग है। संवेग अतः जो संवेग डिवाइड बाय वेग होगा जो कि द्रव्यमान के बराबर होगा। किसी भी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहा जाता है और वेग भी एक सदिश राशि है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन समय के अकॉर्डिंग, है ना, समय में विस्थापन डिवाइड बाय समय। द्रव्यमान एक अदिश राशि है।
बल और त्वरण सदिश राशि हैं। बल और त्वरण सदिश राशि हैं। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल अध्ययन किया जाती है? तो अति सूक्ष्म कणों की चाल को अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो परमाणु भौतिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो आदि सूक्ष्म कण परमाणु कणों के अध्ययन का या उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसमें भौतिकी के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन सूक्ष्म परमाणु कणों का अध्ययन करते हैं। दूध को निम्न विधि से एक रूप या होमोजेनाइज किया जाता है। तो कैसे हम होमोनाइज करते हैं? तो इसमें वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज है, उसकी सहायता से हम इसके वसा के कणों को सूक्ष्म कणों में बदल देते हैं। होमोजेनाइज एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दूध में उपस्थित वसा के कणों को सेंट्रीफ्यूज प्रणाली की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है, अर्थात दूध एक रूप हो जाता है। इस प्रक्रिया में केंद्रापसारी बल या जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका सिद्धांत लागू होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किस सिद्धांत के कारण होता है? तो यह होता है अभिकेंद्री बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण अभिकेंद्रीय बल है। अभिकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। इसका कार्य सिद्धांत पर कार्य करने वाले उपकरण का उदाहरण है कपड़े सूखने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन। ये सब अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिससे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इस बल के विपरीत ही एक बल आभास होता है जिससे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जैसे सर्कस में मौत के कुएं का खेल होता है, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि ये सब क्या होती है? अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है वह अपकेंद्रण या अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए वेग की आवश्यकता होती है, उस वेग को कहा जाता है पलायन वेग। पृथ्वी पर इसका मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग होगा VE = √2GRE। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। यदि हम किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंकने जाते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु पृथ्वी पर वापस आ जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को हम एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराते हैं तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर आके गिरेगा? तो सभी साथ में आएंगे, कोई आगे पीछे नहीं आएगा। पृथ्वी की समान गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम और लोहे के टुकड़े एक साथ पृथ्वी पर आकर गिरेंगे। इन टुकड़ों के भार और आकार का पृथ्वी पर गिरने के समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोइलेक्ट्रिक ब्रेक के कार्य करने के सिद्धांत क्या होते हैं? जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसके हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं हमारे पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के द्रव दाब संबंधी नियम पर कार्य करते हैं। पास्कल के नियम के आधार पर द्रव चलित यंत्र हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस आदि होते हैं। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जाता है तो संतुलन की अवस्था में द्रव्य के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। तो पास्कल का नियम क्या कहता है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य है तो उसको
संतुलन की अवस्था में द्रव्य के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता वहाँ पर। ध्यानतलब या ज्ञातलब है कि जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को उस वस्तु का भार कहा जाता है। अतः पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। जब एक चलायमान वस्तु को वेग दुगना हो जाता है तो कोई चलायमान वस्तु है उसका वेग क्या हो गया, 2 गुना हो गया है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा की E = ½ mv² होता है। यदि हम वेग को दुगना कर दें तो गतिज ऊर्जा पे स्क्वायर हो जाएगा और उसकी मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। एक अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा, तो वह अंतरिक्षयान के साथ ही गतिमान हो जाएगा। तो यदि अंतरिक्षयान पर जब वह गतिमान है तो यदि कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में छोड़ी जाती है तो वह अंतरिक्षयान के साथ ही गतिमान होकर गति करने लगी और दोनों के ही समान वेग होंगे। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से बनता है। तो दूरदृष्टि में जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है लेकिन साफ देख पाता है, जबकि जो पास की वस्तुएं होती हैं वह धुंधली होती हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, उसे दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तुओं का जब प्रतिबिंब होता है वह पीछे बनता है। इस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है और इसके लिए उचित शक्ति होती है, वह फोकस दूरी के उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।